हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। यह है पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहले हमको जानने को मिलता है मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसका क्या हो, मास हो और वो कोई जगह लेता हो, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। ये आपको प्रीवियस क्लासेस में मिला ही होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब ये कौन सा फेज में है, ठीक है। लिक्विड, सॉलिड, कौन सा फेज में है ये, उसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेनली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ही है। हम लोगों को पता है और भी दो स्टेट्स ऑफ मैटर है, टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 स्टेट के बारे में बात करेंगे। पहले वाला है सॉलिड। उसके सॉलिड जो है, सॉलिड का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है आइस से, लिक्विड का एग्जांपल लिया गया है वाटर से और गैस का एग्जांपल लिया गया है वाटर वेपर से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सॉलिड को जब लिक्विड बनना होता है तो वो जब सॉलिड से जब लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड से जब गैस बनना होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। और गैस से जब हम लोगों को लिक्विड बनना होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ये आप लोगों को तो पता ही होगा। और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो क्या हो सकता है ना। अगर इसका उल्टा होता है तो अगर हमें लिक्विड से तो आपका क्या सॉलिड बनना है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। उसके बाद आपका अगर गैस से अगर लिक्विड बनना है तो कंडेंसेशन। और अगर गैस से डायरेक्टली अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनना है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन मैटर जो है, हम लोगों को पता है मैटर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। उस अलग अलग टाइप का मैटर हो सकता है। क्या क्या टाइप का, एक है, दो मेनली क्लासिफिकेशन है, एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर, ठीक है। इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसमें भी अलग अलग डिवीजन है, ठीक है। तो मैटर का जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस मतलब सिर्फ एक ही टाइप का चीज़ है इसके पास, सिर्फ एक ही टाइप का चीज़ है, ठीक है। और जो मिक्सचर है वो तो मिक्सचर आपको पता है, मोर देन वन टाइप ऑफ चीज थिंग्स। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट का प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। देखिए सपोज आप कोई भी एक चीज़ ले ले जिसमें सिर्फ एक टाइप का चीज़ है। जैसे आप O2 ले ले, O2 मतलब क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस है ना। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, H2 मतलब क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। O2 में सिर्फ ऑक्सीजन का ही आपको मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या ऑक्सीजन गैस में कहीं भी आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन गैस में कभी आपको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। ऐसा टाइप का चीज को बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद और भी क्या हो सकता है, या हम लोग लेते लेते हैं H2O। H2O मतलब हो गया वाटर। H2O इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर दोनों मिलके क्या बना है, वाटर बना है। क्या आपको वाटर में कभी दूसरा कोई केमिकल मिलेगा, क्या आपको वाटर में कभी, प्योर वाटर में आपको कभी अल्कोहल मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्योर वाटर में दूसरा कुछ केमिकल चीज मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये प्योर है, ठीक है। तो इसको ये सबको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 आपको क्या मिलेगा, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो और जो मिक्सचर है उसमें तो दो तीन चीज मिलके मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर में बाद में जाते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी दो टाइप का क्या है, दो टाइप का आपका क्लासिफिकेशन है। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट मतलब सिर्फ एक ही टाइप का एटम से बनने वाला चीज, जैसे O2, H2, ये सब क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। और कंपाउंड्स मतलब दो टाइप का एटम से, एक से ज्यादा टाइप का एटम से बनने वाला प्योर सब्सटेंस। देखिए H2O, भले ही H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब भले ही एक से ज्यादा टाइप एटम है इस पे, पर क्या है,
पर ये जो एटॉम मिला है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्योर एक ही चीज़ है, इसमें कोई दूसरा गैस नहीं होगा। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जहाँ पे प्योर वाटर होगा वहाँ पे सिर्फ वाटर ही होगा, इसलिए इनको भी प्योर सब्सटेंस में गिना जाता है। पर इसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटॉम है, इसलिए इनको कंपाउंड में गिना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसआई यूनिट। आपने तो सुना होगा, जब पहले बहुत सालों पहले जब आपका क्या हुआ था, जब कोई भी यूनिट नहीं था तो बहुत डिफरेंस होता था। ठीक है, बहुत डिफिकल्टी होता था चीज़ों को मेजर करने में। आज अब जाके दुकान में बोल दीजिए कि 1 kg आटा दीजिए, तो वो 1 kg आटा दे देगा। कोई भी दुकान में बोलिए आपको सेम अमाउंट ऑफ आटा मिलेगा। 1 kg मतलब 1 kg, आप चाहे ये इंडिया में बोलिए, चाइना में बोलिए, अमेरिका में बोलिए, हर जगह। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट कहाँ से आया? ये आया एसआई यूनिट। बहुत साइंटिस्ट ने मिलके बनाया कि एक यूनिट होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों का यूनिट होना चाहिए जो हर जगह सेम होगा। ठीक है, 1 kg मतलब हर जगह सेम अमाउंट होगा, तो उसी चीज़ के ऊपर बेस है ये एसआई यूनिट। तो आप लोग देख पाएंगे 7 एसआई यूनिट, मेजर एसआई यूनिट 7 है। ठीक है, इसमें से है टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, मास का एसआई यूनिट केजी, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट दोस्तों एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट का मोल। ठीक है, मोल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। और लुमिनस इंटेंसिटी तक का क्या है? कैंडेला। उसके बाद आता है मास एंड वेट। बहुत लोग सोचता है कि मास एंड वेट क्या है? सेम है, पर मास एंड वेट सेम नहीं है। मास मतलब क्या? मास मतलब कितना कंटेंट है। कोई भी एक सब्सटेंस का मास मतलब उसमें कितना कंटेंट है, कितना सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पर वेट मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशन का पुल भी मेजर किया जाता है। ठीक है, वेट पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है। आपका सपोज आपका अगर मास है 70 kg, आपका अगर मास है 70 kg, तो आपका मास अर्थ में 70 kg होने से वो अर्थ में आपका वेट होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल पुल करने से कितना आएगा? 686 आएगा आपका। ठीक है, पर आपका अगर आउटर स्पेस में अगर आपका मास कितना है 70 kg, पर आपका क्या आएगा? वेट आएगा 0। क्यों 0? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन है क्या? ग्रेविटेशन तो नहीं है, इसलिए वहाँ पे 0 आएगा। समझ में आया आपको डिफरेंस? चलिए नेक्स्ट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर इज द यूनिट टू मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। आपको अगर गर्म लगता है, वो भी क्या बोलते हैं हम लोग, आज धूप निकला है, आज समर है, कि तो इतना गर्मी लग रहा है कि कितना टेम्परेचर है? 45 डिग्री टेम्परेचर। आज इतना ठंडी है, कितना टेम्परेचर है? 9 डिग्री टेम्परेचर। उसका मतलब क्या? टेम्परेचर से हम लोग हीट मेजर करते हैं। ठीक है, कितना हॉटनेस और कितना कोल्ड है कुछ भी चीज़, उसको हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर से। इसका 3 यूनिट होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, तो इसका आपके पास फॉर्मूला है, देखिए। और फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस का सबसे लोएस्ट जो आपका क्या है, लोएस्ट जो आपका टेम्परेचर है वो अलग अलग है। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये तीनों टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट मतलब किसका? ये पानी का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री है केल्विन में, 273 केल्विन है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, सेम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आपका पानी का हो जाता है 373 केल्विन में, 100 डिग्री सेल्सियस में, 212 फ़ारेनहाइट में। ये जो तीनों का आपका टेम्परेचर में जो वैल्यू जो डिफरेंस है, ये क्यों है? क्योंकि इनका वैल्यू एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, एक दूसरा फॉर्मूला होता है रिलेशन का। वो फॉर्मूला मैं आपको ये दिखा के दे रहा हूँ। देखिए, सेल्सियस टू केल्विन क्या होता है? केल्विन जितना होता है उससे सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में करना होगा, सपोज आपके पास है 10 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो उसके साथ 273.15 ऐड कर दीजिए प्लस 10, तो क्या हो जाएगा आपका 283.15 है ना। तो ये हो जाएगा आपका केल्विन में।
ठीक है। सेम आपको अगर क्या करना है, सेम अगर आपको सेल्सियस से केल्विन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, केल्विन जितना है उससे 273.15 माइनस करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करने से फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 करना पड़ेगा। सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट करने से सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। फ़ारेनहाइट से केल्विन करने से F माइनस 32 इंटू 5/9 प्लस 273। तो उसके बाद केल्विन टू फ़ारेनहाइट करने से K माइनस 273 इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ बनता है तो एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ मिलके एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके नया चीज़ बनता है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ एक साथ बन रहा है, मतलब क्या, कॉम्बिनेशन हो रहा है। एक साथ आया मतलब क्या, कॉम्बाइन हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन होने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होना बहुत ही जरूरी है, और वो सब रूल्स क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या, द टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कभी भी इसका मास चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रॉपर्टीज। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी एक सैंपल है, जो सैंपल है वो सैंपल का आपका प्रॉपर्टीज, आपका जो परसेंटेज है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, उसका जो परसेंटेज है, जैसे आपका H2O मतलब वाटर, ये वाटर आप कहीं से भी ले, आप टैप वाटर लीजिए, आप आपके दोस्त के घर से लीजिए, आप क्या बोलता है नदी से लीजिए पानी, ठीक है, कहीं से भी पानी लीजिए, इसका जो परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब हाइड्रोजन जितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का जितना परसेंटेज है, दोनों हमेशा सेम रहेगा, आप कहीं से भी लीजिए पानी। ठीक है, कोई भी के दूसरा केमिकल कंपाउंड जैसे आपका क्या हो गया CaCO3, ये जो है इसको आप अगर ये जो है ये नेचुरली भी मिलता है, इसको आप लैब में भी बना सकते हैं, पर दोनों को, एक को लैब में बनाया गया और एक को नेचुरली लिया गया। लेने के बाद दोनों सैंपल को टेस्ट करके पता किया गया कि दोनों में कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, कार्बन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। पता करने के बाद तीनों का परसेंटेज सेम आया दोनों सैंपल में। इसका मतलब कहीं से भी आप सैंपल लीजिए, उसका उस पर डिपेंड नहीं करता है, पर उसका क्या बोलता है, एलिमेंट जो है वो एलिमेंट का प्रोपोर्शन हमेशा सेम होता है बाय मास। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब एक से ज़्यादा एटम, अगर दो एटम, सपोज दो एटम पकड़ लीजिए, एक है क्या हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, दोनों ने मिलके क्या किया, एक है हाइड्रोजन दूसरा है ऑक्सीजन, दोनों ने मिलके क्या किया, दो आपका कंपाउंड फॉर्म किया, एक होता है H2O, एक होता है क्या आपका H2O2। ठीक है, एक होता है H2O2, ये दोनों ने मिलकर दो कंपाउंड फॉर्म किया। पर दोनों में आप देखिए, दोनों में क्या हो रहा है, H2O में हाइड्रोजन का क्या होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन का कंबाइन हो रहा है, और यहाँ पे H2O2 में 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम क्या होगा, 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन का कंबाइन होगा। ठीक है, ये जो एक जगह पे ऑक्सीजन का 16 ग्राम, दूसरे जगह पे 32 ग्राम, ये दोनों हमेशा एक रेशियो में रहेगा। क्या रेशियो, 1:2। 16:32 करने से 1:2, मतलब ये जो आपका क्या हो रहा है, व्हेन 2 or more different compounds of same two elements, ठीक है, are compared, the masses of one element that combine with fixed mass of second element are in a ratio of small whole numbers। ठीक है, फिक्स्ड मास किसका है, हाइड्रोजन का है दोस्तों, फिक्स्ड मास किसका है, फिक्स्ड मास हाइड्रोजन का है। उस हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। हाइड्रोजन का फिक्स मास 2 ग्राम, उसके साथ कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। और ऑक्सीजन जितना मास से कंबाइन कर रहा है, वो मास दोनों में ऑक्सीजन का जो अलग अलग मास है वो दोनों एक दूसरे का होल नंबर रेशियो होगा। तो 16:32 करने से आपको मिलेगा 1:2, जो कि होल नंबर रेशियो है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, गेल-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ गैसियस वॉल्यूम।
ठीक है, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, गैस जब कंबाइन करता है वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है। देखिए जैसे कि आपका एमोनिया फॉर्म हुआ है NH3, मतलब क्या हुआ है, एमोनिया, ठीक है। हमेशा नाइट्रोजन गैस N2 के साथ 1 मोल N2 के साथ या 1 वॉल्यूम N2 के साथ 3 वॉल्यूम क्या होना पड़ेगा, H2 होना पड़ेगा। मतलब अगर 1 लीटर N2 हुआ, नाइट्रोजन गैस 1 लीटर हुआ, तो 3 लीटर क्या होना पड़ेगा, 3 लीटर होना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस, तभी जाके क्या फॉर्म होगा, तभी जाके 2 लीटर क्या फॉर्म होगा, एमोनिया फॉर्म होगा। ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट है। अभी 2 लीटर एमोनिया फॉर्म होने के लिए आपको 1 लीटर नाइट्रोजन गैस ही लेना पड़ेगा, और जितना नाइट्रोजन लेंगे उसका डबल ट्रिपल लेना पड़ेगा हाइड्रोजन, और जितना नाइट्रोजन लेंगे उसका डबल फॉर्म होगा एमोनिया। समझ में आया, वो वॉल्यूम में, ठीक है। उसके बाद आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर एक गैस अगर एक गैस का इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो फिर 2-3 गैस लिया मैंने, सपोज हाइड्रोजन लिया H2N2O2, ठीक है, तीनों को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में क्या बोलते हैं रखा गया है। रखने के बाद उसका अगर वॉल्यूम भी इक्वल है, सपोज तीनों क्या है 1 लीटर का है, तो तीनों में जो मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तीनों का नंबर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, तीनों का नंबर सेम होगा। ये था एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने एटॉम के बारे में स्टडी किया था, एटॉम को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या बोला था कि एटॉम जो है सबसे छोटा चीज़ है जिसको डिवाइड नहीं कर सकता, जिसको काट नहीं सकता, अनकटेबल और इनडिविजिबल, ठीक है। एटॉम वर्ड आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड एटोमियो से। जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने ग्रीक वर्ड एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल और इनडिविजिबल, उससे आपका एटॉम वर्ड को निकाला, ठीक है। और ये एटॉम क्या है उन्होंने डिस्क्राइब किया अपना थ्योरी का कुछ पोस्टुलेट्स में, वो हम लोग देखते हैं क्या है। पहला है कि एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट में छोटा छोटा चीज़ होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, उसको बोलता है एटॉम्स, ठीक है। सब अलग अलग एलिमेंट का जो एटॉम है वो भी अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट का एटॉम भी है, अलग अलग है, पर एक एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का एटॉम, जितना भी एटॉम होगा वो सेम होगा। अगर हाइड्रोजन पकड़ लेते हैं या क्लोरीन पकड़ लेते हैं, क्लोरीन का अगर 10 एटॉम मिला है आपको, तो वो 10 के 10 एकदम आइडेंटिकल होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। पर क्लोरीन का एक एटॉम ब्रोमीन का दूसरा एटॉम के साथ सेम नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद एटॉम को जो है कभी भी क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, जब दूसरे एलिमेंट का एटॉम एक दूसरे के साथ मिलता है और रेशियो में, सिंपल रेशियो में मिलता है, तब जाके क्या होता है, तब जाके कंपाउंड फॉर्म करता है। हमको तो पता है कंपाउंड फॉर्म करता है कि नहीं, कंपाउंड फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। जैसे H2O में कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और आपका क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर का रेशियो 2:1 ही होना पड़ेगा, तभी जाके वाटर फॉर्म होगा। अगर आपको 2:2 कर दिया तो फिर क्या होगा, H2O2 फॉर्म होगा, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो अलग कंपाउंड है, तो वो सेम नहीं होगा। समझ में आया। चलिए ये था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल क्या है, मोल मतलब कोई भी चीज़, अगर आप केमिस्ट्री स्टडी करेंगे इन फ्यूचर, और आप केमिस्ट्री में जब लैब में आप जाएंगे, आपको जो कोई भी चीज़ मेजर करना पड़ेगा, तो आप अगर उसका नंबर ऑफ एटॉम मेजर करते हैं कोई भी एक चीज़ का, ठीक है, सपोज पकड़ लेते हैं ये पेन का कैप है, इसका अगर नंबर ऑफ एटॉम में मेजर करने लगा, इसका बहुत सारा एटॉम होगा, है कि नहीं, इसका बहुत सारा एटॉम होगा, मिलियंस हो सकता है। तो उतना बड़ा नंबर को मुझे लिखने में तो बहुत तकलीफ होगा, तो उस नंबर को अगर मैं छोटा करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं एक टर्म लगा सकता हूँ, मोल। अभी आप बोलेंगे क्या, अच्छे से समझा नहीं। देखिए
अगर आप कोई भी 12 चीज़ का पेयर को बोलना चाहते हैं, 12 चीज़ का ग्रुप कि मेरे पास 12 पेन है, क्या आप बोलते हैं 12 पेन है? नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं डजन ऑफ पेन, 1 डजन ऑफ पेन। आप बोलेंगे शूज है आपके पास, तो कितना शूज है? 10 पेयर्स ऑफ शू, ठीक है। आप 10 पेयर मतलब 2 को 1 पेयर पकड़ेंगे, वैसे ही 12 को आप क्या पकड़ते हैं? 12 को पकड़ते हैं 1 डजन, है ना, 12 चीज़ को। सेम 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है, ये नंबर जो है, इतना नंबर को हम लोग क्या पकड़ते हैं? इतना नंबर को हम लोग पकड़ते हैं आपका 1 मोल, ठीक है। 1 मोल मतलब 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर मैं बोलूँगा 1 मोल सोडियम एटॉम मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटॉम, 1 मोल H2O मोलिक्यूल तो 6.02 इंटू 10⁻23 H2O मोलिक्यूल, ठीक है। 1 मोल Na प्लस आयोन मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयोन। तो ये जो नंबर है, ये नंबर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोगों का कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाता है, हम लोगों को रिकॉर्ड रखने में बहुत इजी हो जाता है केमिस्ट्री में, इसलिए इस नंबर को यूज़ किया जाता है। और इस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसका सिंबल है क्या? Na, एवोगैड्रोस नंबर जिसका सिंबल है Na, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटॉमिक मास। अभी ये एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास बेसिकली एटॉम का ही मास है, ठीक है। एटॉमिक मास को कैसे लिया गया? एटॉमिक मास का यूनिट जो है ये है क्या? AMU, और फिर U जो कि यूनिफाइड मास के, यूनिफाइड मास मतलब U, ठीक है। कभी कभी AMU भी यूज़ कर सकते हैं, U भी यूज़ कर सकता है। पहले AMU यूज़ किया जाता था, पर अभी रिसेंट मॉडर्न इरा में साइंटिस्ट लोग U यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। दोनों का मतलब दोनों का यूज़ सेम ही जगह में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी 1 AMU मतलब 1 AMU का वैल्यू है कुछ, वो वैल्यू कहाँ से निकाला गया? वो वैल्यू निकाला गया कार्बन 12 एक आइसोटोप है, कार्बन का ही एक कार्बन जैसा ही एक चीज़ है जिसको बोलते हैं कार्बन 12, उसको बोलते हैं कार्बन का आइसोटोप, ठीक है। उसका जो मास है, उस मास को 1/12 से डिवाइड इंटू किया गया, मतलब उस मास को 12 से डिवाइड किया गया, तब जो वैल्यू आया उस वैल्यू को बोलते हैं क्या? 1 AMU। जो वैल्यू है 1.66053891 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अभी हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, जो है क्या? एटॉमिक मास ऑफ 30 एलिमेंट्स। पहला जो 30 एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, उन 30 के 30 एलिमेंट का आपको क्या एटॉमिक मास याद रखना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप इसको अच्छा से लिख के टेबल पे लगा दीजिए चार्ट बना के, और आपको इसको डेली मिनिमम 15 डेज के लिए आप इसको डेली लर्न करते रहिए, ठीक है। ये आपको बहुत काम में आएगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का स्पेशली केमिस्ट्री का सम करने में, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी इसको याद करना थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक हिंट्स दे सकता हूँ, ट्रिक्स बोल सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? वो सेम है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ का एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ हाइड्रोजन ही एक है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम है। ये देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका क्या है? 1, और उसका एटॉमिक मास भी 1 है। इसको रेड से इसलिए मार्क करके दिया मैंने। अभी कुछ कुछ चीज़ें जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है? डबल है, एटॉमिक नंबर का डबल है उसका एटॉमिक मास। जैसे कि हीलियम, हीलियम का 2 है तो एटॉमिक मास आ गया 4। उसके बाद आपका होगा कार्बन, कार्बन का 6 है तो एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 12। नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 14, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। उसके बाद नियॉन का 10 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 20,
ठीक है। मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो जाएगा 24। सिलिकॉन का 14 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो जाएगा 28। सल्फर का 16 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है उसका 32। उसके बाद आपका कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 40। उसके बाद तो नॉन में नहीं, उसके बाद और नहीं है, ठीक है। ये जो ग्रीन से मार्क किया हुआ है ये सब का एटॉमिक नंबर क्या है, ये सब का जो एटॉमिक नंबर है इस वो उसका डबल है उसका एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर। और सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम है जो कि 1 है, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक को यूज करके कुछ कुछ का सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या है, व्हाट इज मोलर मास। तो देखिए एक मोल चीज का, कोई भी चीज अगर एक मोल है उसका जो मास है उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। और उसके यूनिट है ग्राम पर मोल, उसका यूनिट है ग्राम पर मोल। और आपका मोलिकुलर मास, मोलर मास और मोलिकुलर मास में डिफरेंस क्या है। मोलर मास जो है एक मोल सब्सटेंस का मास है। मॉलिकुलर मास क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास है। एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, सपोज मैं लिखता हूँ कोई भी एक मॉलिक्यूल क्या लिख दिया CH4 मतलब कि मीथेन। ये मीथेन कैसे बना, कितना कार्बन है इसमें, एक कार्बन है 1 इंटू कार्बन। और कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक कार्बन का जितना एटॉमिक मास है, एक कार्बन का कितना एटॉमिक मास है दोस्तों, हम लोगों को मिला है थोड़ा पहले, कितना है 12U। और अगर एक हाइड्रोजन का पकड़ा जाएगा कितना है 1U। तो दोनों को आपका प्लस करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 16U। ये 16U किसका मॉलिकुलर मास है, आपका CH4 मॉलिक्यूल यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। अब तक आपने जो जो फॉर्मूला देखा है उसको बोलते हैं मॉलिकुलर फार्मूला, उसको एम्पेरिकल फार्मूला नहीं बोलते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला यानी कि होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस किया गया फार्मूला। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं C6H6 क्या है दोस्तों, C6H6 का नाम है बेंजीन, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर होल नंबर रेशियो कितना, आपका कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, इसका अगर रेशियो निकाला गया तो क्या आएगा 1:1 है कि नहीं, 6 इंटू 6 1:1। तो क्या हो जाएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH, पर इसका एग्जैक्ट कितना है, क्या एक एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या लिखा गया, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, पर इसका क्या एक एक है, नहीं है। एक्चुअली में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर देके जो फॉर्मूला लिखते हैं उसको बोलेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला, और जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाएगा उसको बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ इट्स एटॉम्स, whereas the molecular formula is the exact number of each type of atom in a molecule of the compound, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, अभी आप लोग देख सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, पर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH। C6H12 है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, पर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2, 6:12 तो 1:2। H2O2 है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, HO इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। H2O मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे दोनों का रेशियो 2:1, यहाँ पे भी 2:1, सिंपल, उससे तो सिंपल होता नहीं है। तो H2O सेम है मोलिकुलर एम्पेरिकल फॉर्मूला। B2H6 इसका क्या है डाइबोरेन, इसका नाम है डाइबोरेन। B2H6 2:6 कितना होगा 1:3, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है BH3। मुझे लगता है आपको एक आइडिया आ गया होगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। अभी कोई भी एक हमको कंपाउंड मिल गया, ठीक है, हमको पता चल गया कंपाउंड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसमें अलग अलग कंपाउंड में मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स रहते हैं। तो कौन सा एटम का क्या परसेंटेज है, परसेंटेज भी तो जानना चाहिए आपको, है कि नहीं। तो कौन सा एटम का क्या परसेंटेज है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मास परसेंटेज फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। कैसे होता है मास परसेंटेज फॉर्मूला, देखिए मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट
इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अभी सिंपली हम बोलते हैं एकदम सिंपल केमिकल कंपाउंड क्या है, H2O, वाटर। वाटर का आपको, वाटर में क्या क्या एलिमेंट है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज क्या है आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले मोलर मास निकालेंगे वाटर का। वाटर में कितना है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 1, और एक आपका क्या बोलता है ऑक्सीजन, तो 16, तो टोटल हो जाएगा 18। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन, क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। हाइड्रोजन का कितना मास है, 2 × 1 मतलब 2, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कितना है मोलर मास 18, तो 2/18 × 100 इक्वल टू, परसेंटेज है तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा, इक्वल टू 11.11%। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन सेम आप तरीके से कर सकते हैं, 16 डिवाइड बाई 18 × 100, 88.89। या फिर अगर आपका 2 एलिमेंट हुआ और आपका एक एलिमेंट आपको पता चल गया, एक एलिमेंट का मास परसेंटेज, दूसरा का निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, 100 माइनस पहला वाला का कितना था 11.11, तो इसको करेंगे तो सेम आएगा आपका 88.89 आएगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है, ये भी एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आपको 2 से ज़्यादा, सपोज 3 एलिमेंट है, तो पहले 2 का निकाल लीजिए और लास्ट एक का 100 से बाकी 2 का माइनस कर देने से लास्ट एक का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। अभी ये मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। मोल फ्रैक्शन मतलब पकड़ लीजिए एक आपका क्या है, एक सॉल्यूशन है या फिर एक मिक्सचर है। ठीक है, एक मिक्सचर है, उसमें क्या है, उस मिक्सचर में है आपका A + B, 2 चीज़ है, A है और B है, 2 चीज़ है, A + B 2 चीज़ है। अभी A कितना है, A का मोल्स है, Na मोल A का है। ठीक है, और Nb मोल किसका है, B का है। तो अभी फ्रैक्शन इसका हम लोगों को छोटा में पता था, फ्रैक्शन मतलब क्या, जैसे एक ऐसे सर्कल दिया जाता था, इसमें 4 क्या होता था, 4 आपका पार्ट होता था, उसमें एक पार्ट क्या है, एक पार्ट आपका कलर किया हुआ है और दूसरा कलर नहीं है। तो अगर पूछेगा इसमें से व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट, तो क्या लिखेंगे 1/4। सेम ऐसे यहाँ पे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब Na कितना है, Na ए कितना है, Na है, ए का कितना मोल है, Na है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे भी जैसे हमने किया था, कलर कितना पार्ट है, एक पार्ट है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना है, 4। सेम यहाँ पे एक क्या बोलता है, ए कितना मोल है, Na मोल, और आपका क्या है A + B दोनों मिल के टोटल कितना मोल है, Na + Nb, होगा कि नहीं। इसको डिनोट करते हैं एक्स से या फिर काई से, एक्स से भी डिनोट कर सकता है या फिर एक ग्रीक लेटर है एक्स जैसा ही दिखने वाला काई, उससे भी डिनोट कर सकता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं मोलरिटी। मोलरिटी मतलब कितना सॉल्यूट है, एक सॉल्यूशन आपने बनाया, उस सॉल्यूशन में कोई भी एक सॉल्यूशन में जो कम चीज़ रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा चीज़ रहता है उसको बोलता है सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन पकड़ लीजिए, शुगर जो है आप पानी और चीनी को मिला रहे हैं, आप तो 1 गिलास पानी को 1 बस्ता शुगर में तो नहीं डालेंगे, आप क्या करेंगे 1 चम्मच या 2 चम्मच शुगर को आप 1 गिलास पानी में डालेंगे, तो पानी ज़्यादा है इसलिए पानी क्या होगा सॉल्वेंट और शुगर क्या होगा सॉल्यूट। ठीक है, ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन में आपने कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट डाला, उसको आप निकाल पाएंगे कैसे, इस फॉर्मूला से। अभी नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल पाते हैं, कुछ भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल अगर निकालना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, मास बाई मोलर मास। मास जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके साथ आपका मोलर मास वो करना है, मोलर मास निकालना है उस चीज़ का फॉर्मूला से आपको मोलर मास मिल जाएगा, तो करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे और आपका वॉल्यूम दिया होगा और आपको पूछेगा क्या मोलारिटी। इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है, दूसरे यूनिट भी लिख सकते हैं मोल पर dm³, 1 मोलर या फिर 1 कैपिटल M। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोलालिटी। मोलालिटी इसका मतलब क्या है,
इससे क्या कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितना सॉल्वेंट दिया गया आपको केजी में, ठीक है। इसका होगा क्या, यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, या फिर इसको क्या बोलता है 1 मोलाल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 m स्मॉल m, ठीक है। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मोलारिटी और मोलारिटी में मोलारिटी L है, L होने से मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा और R आने से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज़ याद रखना है। बाकी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सब सेम है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट आता है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्टोइकियोमेट्री मतलब कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, कितना रिएक्टेंट के साथ कितना प्रोडक्ट मिलके क्या बना। जैसे कि ये आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ मैं, CH4 प्लस H2O, ठीक है। ये क्या होगा, ये बनेगा CH4 प्लस CH4 प्लस O2, एक मिनट, CH4 प्लस O2, ठीक है। मतलब कॉम्बशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। कॉम्बशन मतलब क्या, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, क्या होगा CO2 बनेगा और क्या बनेगा H2O बनेगा, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो H2O के सामने क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाँ, और आपका पर कार्बन ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2, तो 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ये देखिए इसका अभी स्टोइकोमेट्री के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, क्या दिख रहा है आपको। आप अगर इसको मॉलिक्यूल के क्या, किसके मॉलिक्यूल, आप अगर इसको मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, 1 मॉलिक्यूल मीथेन क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिला, तो फिर क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और 2 मॉलिक्यूल H2O प्रोड्यूस हुआ, मतलब वाटर प्रोड्यूस हुआ। या फिर आप अगर इसको मोल के नंबर से जानना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड विथ 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आप इसको क्या करेंगे मोलार मास के कंपैरिजन में, या हाँ मोलार मास अगर आप मोलार मास कैलकुलेट करेंगे, मोलार मास अगर आप कैलकुलेट करते हैं, CH4 का होता है 16, तो 16 ग्राम पर मोल, मोलार मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, थोड़ा पहले ही मैंने बताया था ग्राम पर मोल। 16 ग्राम पर मोल मीथेन क्या होगा, 16 ग्राम पर मोल मीथेन आपका किससे वो कर रहा है, आपका O2 का कितना होगा, 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसका क्या होगा 44 ग्राम पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड और आपका 36 ग्राम पर मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको मोलर मास के कंपैरिजन में बोलना चाह रहे हैं, और अगर आप इसको वॉल्यूम के कंपैरिजन में बोलना चाहते हैं, वॉल्यूम के कंपैरिजन में बोलना चाहते हैं तो फिर कैसे बोलेंगे। वॉल्यूम के कंपैरिजन में अगर आपको बोलना है तो फिर आप बोल सकते हैं क्या, ये 1 है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। ये 2 है मतलब 44.8 लीटर, ठीक है। ये 1 है मतलब 22.4 लीटर, ठीक है। और ये क्या है 2 है मतलब 44.1 लीटर, 44.8 लीटर, सॉरी 44.8 लीटर। तो ये सब जो है ऐसे आप इसको, इस रिएक्शन को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फिर से मैं बोलता हूँ, ठीक है। इस रिएक्शन में मीथेन का रिएक्शन हुआ, किसके साथ, मीथेन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना, वाटर बना, ठीक है। अभी अगर मैं मॉलिक्यूल के टर्म्स में बोलूँ तो फिर क्या दिखाई दे रहा है, एक मॉलिक्यूल मीथेन का है तो 1 मॉलिक्यूल मीथेन, और साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड
एंड 2 मोलिकुल H2O। सेम चीज़ अगर आप मोल के टर्म्स में बोल सकते हैं तो फिर क्या होगा, 1 मोल CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर। ठीक है, अगर आप सेम चीज़ मोलर मास के कंपैरिजन में बोलना चाहते हैं तो मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 प्लस 12 तो 16। सेम बाकी का भी आप निकाल सकते हैं। तो 16 ग्राम पर मोल मीथेन रिएक्ट्स विथ 64 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम पर मोल वाटर, इसको भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम के कंपैरिजन में 22 लीटर। अभी ये लीटर कहाँ से आ गया, देखिए अगर कोई भी चीज़ अगर STP में रहता है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में रहता है, तो फिर इसका क्या होगा, तो फिर उस गैस का जो वॉल्यूम होगा 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा 22.4, क्योंकि CH4 मतलब मीथेन 1 मोल है तो ये क्या होगा 22.4 लीटर। O2 कितना है, 2 मोल है तो 2 इंटू हो जाएगा 44.8 लीटर। तो वैसे हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में कि 22.4 लीटर क्या है, CH4 22.4 लीटर मीथेन जो है रिएक्ट्स विथ 44.8 लीटर ऑक्सीजन टू गिव 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है मीथेन के सामने कुछ नहीं है, रिएक्शन में CH4 के सामने कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, CH4 क्या है 1 है इसके सामने, और ऑक्सीजन के सामने क्या है 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, हाइड्रोजन के सामने क्या है 2 है। तो ये जो 1 2 1 2 ये सब चीज़ होता है कोई भी रिएक्शन में, ये सब को क्या बोलता है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या होता है, क्या देखने को मिला आपको, क्वांटिटी के हिसाब से इसका एक रिएक्शन में सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो क्वांटिटी के हिसाब से, और ये क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो सामने नंबर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और इस नंबर को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और स्टोइकोमेट्री देखने के पहले आपको जरूरी है कि वो रिएक्शन बैलेंस हो। अनबैलेंस रिएक्शन का आप स्टोइकोमेट्री नहीं देख सकते। ठीक है, वो गलत होगा, वो ठीक नहीं होगा स्टोइकोमेट्री जो आप देखेंगे। तो आपको पहले रिएक्शन बैलेंस करना है, उसके बाद स्टोइकोमेट्री देखना है। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखिए, कोई भी रिएक्शन में आप अगर कोई भी एक रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन में जो चीज़ पूरा पूरी क्या हो जाता है, पूरा पूरी ख़त्म हो जाता है, उसको बोलता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, एकदम एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कॉफ़ी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, विंटर है, आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। ठीक है, मेहमान आए हैं आपके घर में, आके आप सपोज आपको पता ही नहीं है मेहमान आने वाले हैं, तो आपके घर में 4 आदमी है, आपको घर में 5 या 6 आदमी का कॉफ़ी बनाने का आपके पास कैपेसिटी है। मेहमान आ गया है 20 लोग, अब आप क्या करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्या आपका कॉफ़ी शॉर्ट मारेगा, नहीं। कॉफ़ी तो एक पैकेट से, एक 10 रुपये का पैकेट से बहुत कॉफ़ी बन जाता है। क्या आपका शुगर शॉर्ट मारेगा, नहीं, क्योंकि शुगर 1 kg आधा kg सबके घर में होता है। क्या शॉर्ट मारेगा, अगर आप मिल्क कॉफ़ी बना के पिलाएंगे तो आपका मिल्क शॉर्ट मारेगा, क्योंकि मिल्क 1 लीटर आधा लीटर उससे ज़्यादा होता नहीं है। तो 20 लोग आएंगे तो 20 लोग के हिसाब से मिल्क चाहिए होगा, जो आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप मिल्क से, आपको इमरजेंसी में चलना है, क्या कर सकते हैं आप, मिल्क के साथ थोड़ा पानी मिला दीजिए, उसको मिक्स करके दे दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है कितना कप कॉफ़ी बनेगा, है ना। तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे ही केमिस्ट्री में जिस चीज़ के ऊपर, सपोज मैं बोलता हूँ आपको H2 प्लस O2 क्या मिलता है आपको, वाटर, ये तो सबको ही मालूम होता है। H2 कितना देंगे, 2, वाटर बनेगा 2, है ना। तो अभी देखिए आप, अभी सपोज आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको अगर 100 ml, अगर आपको 100 मिलीलीटर
अगर आपको क्या बनाना पड़ेगा, वाटर बनाना पड़ेगा, तो आपको 100 मिलीलीटर क्या देना पड़ेगा, H2 देना पड़ेगा, और उसका आधा क्या देना पड़ेगा, O2 देना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो 50 मिलीलीटर, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, सपोज आपने क्या किया, आपके पास 100 मिलीलीटर क्या है, आपके पास 100 मिलीलीटर H2 है, ठीक है, पर O2 क्या है, O2 आपके पास 40 मिलीलीटर है, ठीक है, 40 मिलीलीटर है, तो आपका कितना बनेगा ये वाटर बनेगा 80 मिलीलीटर, क्योंकि आपका जो O2 है 40 मिलीलीटर सिर्फ 80 ml से ही क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, 100 से नहीं कर सकता, वो सिर्फ 80 से ही कर सकता है। तो 80 ml से रिएक्शन करके 80 ml ही बनाएगा, वो 100 ml नहीं बना सकता। ये जो 20 ml है, ये 20 ml रह जाएगा एक्सेस, और ये जो आपका क्या हुआ, वाटर का जो प्रोडक्शन में जो कमी आया, क्यों आया, O2 के वजह से। O2 ने क्या किया, कमा दिया, मतलब लिमिट किया, तो O2 को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये H2 बच गया, थोड़ा ज़्यादा एक्सेस बच गया, इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, इसके बाद एक वीडियो आएगा इस चैप्टर के ऊपर, इस चैप्टर का आपका क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चंस आपको जल्द ही वीडियो में दूंगा। चलिए बाय बाय, अच्छा से पढ़िए, गुड नाइट।